ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। अभी ये भी ऑन नहीं है। ऑन कैसे करेंगे? कल आपको 2-3 क्वेश्चंस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर से बता सकते हैं कौन कौन से थे? कम से कम नंबर ही बता दें यार, सफाई बता दें, नाम ही बता दें। किया क्या? कुछ नहीं किया। जी किरण जो रिवाइज किया कुछ तो नहीं है। चलिए सर एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने। कुछ दिनों से एक वर्ड आ रहा है जिसमें इग्नोर करता जा रहा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसमें जरा एक नया कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करें, तो रजिस्टर खोलना था। पेज नंबर वाली रहने दें जरा, इस वक्त कॉपी आ रही है फिर आपके सामने, पेज बुक में नहीं मेरा ख्याल है। मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जरा पढ़े मेरे साथ। स्क्रीन देखिए। कंपनी मेक्स एंड सेल सिंगल प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 35, 25 एंड 70, टोटल हो गया 10 मिला के। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पर मंथ दिया हुआ, वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 2000, सेल हुए हैं 1500, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अब रिक्वायरमेंट्स में ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका मीनिंग मैं खुद बताता हूँ, आप लोग जरा इस डेटा से एक इनकम स्टेटमेंट बनाना। हेडिंग लिखें इनकम स्टेटमेंट, और जो अभी तक आपको पता है उसकी बेस पर जरा इनकम स्टेटमेंट बनाना। एक बस मंथली डाटा, तो फॉर द मंथ लिखना, इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ। सेल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। शुरू हो जाए, कैलकुलेटर पढ़ो। मैं भी लिखता हूँ 5 मिनट तक, आप पहले कुछ करते हैं। यूनिट सोल्ड कितने? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल टू लेस लेस क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखें, वर्किंग करें। सबसे पहले क्या आता है?
सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक डैश लगाएं। करते नहीं करते, मैं तो लिखता हूँ जरा, आपके सामने जरा डाटा नहीं देगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद हेडिंग बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कैसे करें? 35 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1500 यूनिट से या 2000 यूनिट से? बने कितने? तो 2000 into 35, 2000 into 25, 2000 into 10 करते हैं। लेकिन अलग-अलग लिख के करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स होना, इसका भी पर यूनिट बना सकते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। बेस क्या होगी? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या प्रोड्यूस करें पर यूनिट। वैसे तो गिवन है टोटल, लेकिन पर यूनिट निकाल के करेंगे। वन लाख 10,000 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय, अगर पर यूनिट बनाना हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना आंसर है? 12 को 55 जब 2000 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल तो वही है, लेकिन एक पर यूनिट निकाल जरूर लेना। क्या क्या आंसर आए? मटेरियल आंसर क्या है? 70,000 आगे, 50,000 आगे, आगे इनका सम करें। 250 का नाम बताएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद आगे सोचें। वर्क इन प्रोसेस ढूंढने से आगे अब क्या ढूंढे? ढूंढने है ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग भी नहीं है। कितने बनाए? कितने बनाए डियर? बच्चे कितने? 500 के। तो ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग तो है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। वो भी नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दें, आगे चलते। तो ये दे दे यार। इतनी कॉपी करना ये है क्लोजिंग स्टॉक है सर। कितने यूनिट्स हैं? 5 लगाएंगे इसको मेजर करने के लिए, वेटेड एवरेज। ओपनिंग नहीं है, कहां से बचे होंगे? इन 2000 में से ही बचे होंगे, तो इसकी वैल्यूएशन करें, कैसे करेंगे? 500 यूनिट की कॉस्ट निकालें। 2.5 लाख कितने यूनिट्स के बनाने की कॉस्ट है? पर यूनिट निकालें, 500 से मल्टीप्लाई करें। अगर ओपनिंग नहीं है तो 5 या वेटेड एवरेज, जरूरत नहीं है, यहीं से बचा होगा। मतलब देख के लिखना चाहते हैं।
कड़ी तरह दरवाजा जहाँ कहीं भी रेडी हो गया। सेल की अमाउंट सर कैसे है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 2,25,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ये दरवाजा ये वाला बंद कर। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है वो बना के बेच रहे हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लग रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हो सकता है नहीं, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डायरेक्ट मटेरियल कितने यूनिट्स पे लगेगा जो बनाएंगे, तो 2000 इंटू 35 इज इक्वल टू 70,000 2 through 25 वेरिएबल ओवरहेड्स अब जब ओवरहेड्स का वर्ड आता है तो उसमें फिर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, ठीक है। फिक्स अब गिवन तो है 110, लेकिन अगर हम चाहें तो एक पर यूनिट निकाल सकते हैं, 110 डिवाइड बाय सबने किया प्लीज, क्या आंसर आया था? देन ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट्स है बनाना, सीक्वेंस में जरा ध्यान में ला। सबसे पहले क्या होता है उसमें, सबसे पहले नॉन करंट एसेट आते होंगे जो इतना सोच रहे हैं, और भाई सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या आता है, डायरेक्ट लेबर के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, वेरिएबल भी आते हैं और फिक्स भी। तो असल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई वो सही साफ कर रहा है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर हो तो एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती है, लेकिन अगर नहीं है तो यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई है वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से, ठीक। लेकिन ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक है प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब 200 यूनिट्स प्रोड्यूस है और 1500 सेल है, तो 500 यूनिट्स इन हैंड है, कहां से बचे होंगे, प्रोडक्शन से। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, 250,000 इज कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, यहां से पेरेंट आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 6500, और इसको अगर लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल बता दें कितनी, आगे चले यहाँ तक इकट्ठे सर, आगे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है 37,500। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डाटा जरा दें, कुछ एडमिन सेलिंग का डाटा भी है। अब वेरिएबल सेलिंग एडमिन अगर इनकम भी होती है डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, लेकिन वो तो अगर नहीं है तो आगे जरा बढ़े। अब वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई एग्जांपल बताएंगे वेरिएबल सेलिंग एडमिन? नहीं चलो ठीक है, लेकिन कोई खास सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल कैरिंग आउटवर्ड्स, और कोई अच्छा सा एग्जांपल, कमीशन, तो वेरिएबल सेलिंग भी होते हैं, ठीक है, और फिक्स भी हो सकता है, फिक्स सेलिंग भी, परमानेंट एम्प्लॉइज अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में है, और रेंट अगर इसका है सेलिंग डिपार्टमेंट का, तो डेप्रिसिएशन है इन एसेट्स, तो फिक्स और वेरिएबल यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स हो या वेरिएबल हो
ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अपीयर होंगे, ठीक है। अब वेरिएबल के सामने जरा पढ़ें, ये जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये सेल के साथ वेरी करेंगे या प्रोडक्शन के साथ वेरी करेंगे? शायद ये ना भी लिखा हो ना साथ, 5 पर यूनिट सोल्ड लिखा तो होगा वैसे इस डेटा में, लेकिन शायद एक ऑब्वियस ही बात है कि वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वेरीज विद प्रोडक्शन एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस शुड वेरी विद नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस अगर वेरिएबल है तो मतलब किसके साथ वेरी करेंगे, और अगर प्रोडक्शन वेरिएबल है, प्रोडक्शन के खर्चे वेरिएबल है तो प्रोडक्शन के साथ वेरी करेंगे, ठीक है। और ठीक है सर, तब इसकी वैल्यू बड़ा कैसे करोगे? 5 पर यूनिट सोल्ड का दिया हुआ है तो सेलिंग एक्सपेंसेस, अब एक नजर देखना बस, मैं फाइनली लिख लीजिएगा। वेरिएबल बन जाएंगे 1500 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7500 और फिक्स सेलिंग गिवन थे 12,000, तो यहाँ तक लिखना और फाइनली फिर नेट प्रॉफिट तक आ जाए बिकॉज ऑफ दिस डेट। ये 1500 into 5 जो मैंने की सभी गलत है। नेट प्रॉफिट बता, दे दे उनके साथ भी शेयर करना, ये जरा करनी पेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइनल आंसर बताइए और सर जी फाइनल आंसर भी बता दें, प्रॉफिट है लॉस है, क्यों प्रॉफिट है? अच्छा पेज साइड पे रखना, फिलहाल जो डाटा चाहिए था मेरे को तुमने देख लिया, दोबारा फिर पेज देखते हैं जब जरूरत पड़ती है। सर जी अपने हाथों को मौका दें, कोई शदीद खतरा है कि हाथ से कुछ मैं लिख ना लूं, प्लीज सीरियस रहे सर चीजें। कब से, अब किस चीज का इंतजार है, भूल गए मेरे को खुशी में? सर जी लॉकडाउन अगर होगा फिर क्या हो, पेपर आगे हो जाएंगे। पहली चीज बेटा जो आपके जहन में इस वक्त आनी चाहिए आफ्टर दिस डिस्कशन, कि इस मासूम सी बहस की इस वक्त जरूरत क्या थी? किसी को पता चला ये क्या बनाया हमने? तो ये इनकम स्टेटमेंट इतनी खतरनाक किस्म की हमने इस वक्त क्यों बनाई है? बड़ी मुश्किल से बनाई है, लेकिन क्या हम फाइनली इस इनकम स्टेटमेंट से फेमिलियर हैं? वैसे कभी जिंदगी में हमने इनकम स्टेटमेंट पहले बनाई हो? फुल कंसंट्रेट करिएगा, कुछ जरा पुराने वर्ड्स आपके जहन में जरा लाने। इस इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें तो यकीनन सबसे पहले तो सेल है, लेकिन उसके बाद फिर एक्सपेंसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट से पहले हैं, और एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रेजेंट हुआ है।
तो वर्ड्स आपने जिंदगी में कभी सुने होंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वर्ड वो प्रोडक्शन कॉस्ट से निकला। क्या मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट? गुड्स का बना। What are the examples of product cost? Material, labor, overheads. And overheads means fixed assets. Period cost examples. Selling and admin expenses. Period cost का meaning वैसे क्या है? जिस पीरियड का खर्चा है उसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट करें। प्रोडक्ट कॉस्ट कब एक्सपेंस आउट होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट मीन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। पीरियड कॉस्ट मींस selling admin expenses, financial charges वगैरह। Product cost is presented in this income statement before gross profit, and period cost is presented in this income statement after gross profit. अब अगला स्टेप सुनो, what is the product cost of this period? What is the product cost of this period? 2,50,000. But how much product cost is recognized as an expense in this period? 250 के नीचे देखो, 250,000 के नीचे आपको 62,500 नजर आ रहा है, ये लेस हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट ध्यान में लाएंगे, ये 62,500 यहाँ से लेस होकर कहाँ जा रहा है? एसेट है। 500 यूनिट्स की अमाउंट अभी एक्सपेंस नहीं, ये फिलहाल एसेट है। ये 62,500 एक्सपेंस कब बनेगा? जब ये 500 यूनिट्स बिकेंगे। तो इस पीरियड में 2,50,000 कॉस्ट इज इंकर्ड टू प्रोड्यूस 2,000 यूनिट्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,500 यूनिट्स जो बिके हैं उनकी कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है। कैलकुलेटर उठाएं जरा, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2,000 का, एक मिनट आप इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,500 से, तो ये स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की कॉस्ट आ जाएगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से। मतलब इस बात पे ये बन रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब प्रोडक्ट सेल होती है, और अगर कुछ कॉस्ट इंकर हो गई है लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं है तो फिलहाल वो कॉस्ट हमारा एसेट है। कब तक एसेट है? तो प्रोडक्ट कॉस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन द रिलेटेड प्रोडक्ट्स या यूनिट्स इज सोल्ड। आई होप मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं। लेकिन जब पीरियड कॉस्ट होती है वो कब एक्सपेंस आउट हो जाती है? when incurred. It is recognized as an expense when incurred. But what is the selling expense of this year, this month? 27,500, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, इस पीरियड का खर्चा है और इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो रहा है। लेकिन व्हाट इज द टोटल खर्चा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस पीरियड? 2,50,000, उसमें से एक्सपेंस आउट कितना हो रहा है? ये बात समझ आ रही है? और बाकी 62,500 इंकर हो गया वैसे, 62,500 इंकर हो गया सर, लेकिन वो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? जब ये यूनिट्स में। तो दिस इनकम स्टेटमेंट is presented according to the product cost and period cost. ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका है यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह देखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप इस वक्त किस क्लास में बैठे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, प्राइमरीली एक्सटर्नल यूजर्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर शेयर होल्डर। उनको इनकम स्टेटमेंट हमेशा इसी पैटर्न पे बना के दी जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिस इज द ओनली पैटर्न ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जरा ज़हन में लें, सेल के बाद क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? अदर इनकम, वो तो कैलकुलेशन ना सारी। फिर सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल जितने खर्चे हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आती है, और अगर कोई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल, वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रेजेंट होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बड़ा इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक ही तरीका है,
लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका तो ये है, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है। देयरफॉर अब ये तो दो तरीके हो गए, फिर इनका कुछ नाम रखे गए, फिर उन नामों में भी क्या है छुपा हुआ मैं सारा बताता हूँ। तो आप इसमें फिलहाल इस इनकम स्टेटमेंट के साथ अब हम जरा सारी डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर उसी तरह इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, तो इस इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो ब्रैकेट में जरा लिखेंगे अभी जरा मुझे 10-15 मिनट और दीजिएगा, मैं जरा सारा कुछ बीच में रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। There is only one way of preparing income statement in financial accounting. लेकिन अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वही इनकम स्टेटमेंट मैनेजमेंट के यूज के लिए भी बनाए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो इस इनकम स्टेटमेंट को फिर कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब जरा थोड़ा सा जरा बुक के जरा वर्ड पे गौर करें, एब्जॉर्प्शन। इस वर्ड से हम कुछ ना कुछ फेमिलियर है पहले, कभी हमने सुना एब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट? चलो मैंने सुना, मुझे लगता सभी कभी सुना सर। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हुए जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इसको सर्कल लगा देंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बस एक छोटी सी बहस है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,10,000 देख के जरा बताएं, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एब्जॉर्ब हुए? यकीनन मटेरियल भी एब्जॉर्ब हुआ है, लेबर भी और भी, लेकिन हमारा जस्ट जो फोकस है वो किस पे इस वक्त है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन दिस केस इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट? Is part of product cost, and product cost is recognized an expense when it is incurred, when the related products are sold. When the related products are sold. 62,500 से मिला क्या 62,500 में कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड्स का खर्चा है 500 यूनिट से रिलेटेड? कैलकुलेटर था जरा 35 लिखें कैलकुलेटर, जरूर प्लीज कीजिएगा, बात सिंपल सी है लेकिन सही अंडरस्टैंड करके आगे बढ़े, इसमें बहुत दफा यूज होना। 35 जरा मटेरियल की ब्रैकेट में से लिखवाया मैंने, एक मिनट पर यूनिट पूरा करेंगे। 35 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 55, खास तौर पे ये प्लस 55 पे मेरा फोकस है। ये जो भी आंसर है इज इक्वल टू, ये पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको 500 से मल्टीप्लाई करें। क्या 62,500 के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, कितने हैं जरा जीरो करें कैलकुलेटर पे। अब 500 को सिर्फ अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये बताइए क्या है, ये जो भी है जो नहीं है, इस 500 को 55 से, सॉरी मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं सॉरी 500 को 55 से मल्टीप्लाई करिए, 27,500 का मीनिंग बताएं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विदिन दिस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, क्या ये 27,500 अगले पीरियड में ट्रांसफर हो रहा है? क्या ये 62,500 फिलहाल यहां से लेस होके बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक बन गए? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा? क्या उस ओपनिंग स्टॉक में इस पीरियड की फिक्स कॉस्ट ऑफ 27,500 भी शामिल होगी? तो क्या ये 27,500 इस पीरियड के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं? इस पीरियड के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, हाँ इस पीरियड के हैं, लेकिन ये अगले पीरियड में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये खर्चा इनकर कब हुआ, लेकिन एक्सपेंस आउट कब होगा, जब ये 500 यूनिट्स बिकेंगे। तो क्या इस डिस्कशन में हमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एक प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है,
या पीरियड कॉस्ट बनाया प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ या पीरियड कॉस्ट बनाया हुआ प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ इन अदर वर्ड्स हमने इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब किया हुआ है therefore this technique of preparing income statement is called as absorption cost लेकिन बेटा एक अल्टरनेट वे ये है एक अनदर स्कूल ऑफ थॉट आप कह रहे हैं हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बुजुर्गान हैं जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप की है उसमें से कुछ तो हजरात ये कहते हैं कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिस तरह मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उसी तरह प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट है देयरफॉर इसे भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में अब्सॉर्ब करें और जब ये यूनिट्स बिकें तब एक्सपेंस आउट करें तो अगर उस स्कूल ऑफ थॉट को माना जाए तो फिर इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनेगी लेकिन अनदर स्कूल ऑफ थॉट ये समझ रहे बड़ा बड़ा स्कूल ऑफ थॉट एक सोचने का स्टाइल और है वो कब फिर यूज होता है क्यों यूज होता है इंशाल्लाह तो डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिस पीरियड के हैं उसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर दें rather than recognizing it as a product cost recognize it as period cost किसको क्या की बजाय क्या बना लें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट की बजाय पीरियड कॉस्ट बना लें इस स्कूल ऑफ थॉट की बेस पे अगर इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए तो नेक्स्ट पेज निकालना रहेगा अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सब क्या हैं वो इंशाल्लाह बात की बहस है पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट की बजाय पीरियड कॉस्ट कंसिडर करें तो देन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज ब्रैकेट में लिखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ मसला किस चीज का अब ये मैं बहुत कुछ बीच में बोल रहा हूं आपको लिखने की इसलिए जरूरत नहीं कि मैंने वैसे पेज भी दे दी है और अगर जरूरत पड़ेगी हम लिख भी लेंगे मसला सिर्फ किसका डिस्कस हो रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवर बल्कि फिक्स भी प्रोडक्शन साथ में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स सेलिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स सेटलमेंट वी आर ओनली डिस्कसिंग फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर इसे प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना लें प्रोडक्ट में अब्सॉर्ब कर दें तो देन द कॉस्टिंग मेथड इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अगर इसे पीरियड कॉस्ट बना लें इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट तो देन द कॉस्टिंग मेथड इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग अब इन वर्ड्स के कोई ऐसा लिटरल मीनिंग भी नहीं है सिर्फ डिफरेंशिएट करने की शायद वैसे मार्जिनल वेरिएबल से वर्ड निकला हुआ लेकिन इन वर्ड्स को एज इट इज अंडरस्टैंड करना इनका कोई नाम रखना जरूरी नहीं अब अगर इस तरह से हो जाए किस तरह से हो जाएगा बोलेंगे प्लीज ना करें सर अगर किस तरह से हो जाए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्या की जाए क्या बना दें तो देन मेरा आपने F1 में एक और चीज पड़ी हुई है कॉस्ट बिहेवियर वर्ड सुना कभी नहीं सुना कुछ कॉस्ट क्लासिफिकेशंस हैं एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन है बाय प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उस क्लासिफिकेशन से इनकम स्टेटमेंट ये थी जो हमने बना ली थी इस इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे सामने भी आई थी आपने रजिस्टर बनाई थी इसमें हमने अपने खर्चे को किन दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ किन दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ प्रोडक्शन के खर्चे पहले फिर नॉन प्रोडक्शन बाद में लेकिन अगर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है तो एक और कॉस्ट क्लासिफिकेशन का भी होता है बाय बिहेवियर का मतलब होता है कि आप वेरिएबल और फिक्स की क्लासिफिकेशन करना किस किस तरह में डिवाइड करने से रादर देन प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन अब आप अपनी कॉस्ट को किन दो हिस्सों में ब्रेक करना है वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स एक्सपेंसेस तो देन इससे क्या फर्क पड़ता है आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो देख के लिखनी पड़े आप अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट सामने रखें बस हेडिंग पे सामने लिख ली पिछले पेज पे चले जाए रजिस्टर खोल के सामने रखें आपने फिलहाल ये फेवर करनी है कि मुझे डिफरेंसेस सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जरा बतानी मैं क्या कर रहा हूँ तो बनाऊंगा काटी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जरा कंपैरिजन करें अब सबसे पहले अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो सेल रिमेन्स है
1500 into 150, 225. So there is no change in writing sale either by using absorption or marginal cost. पहला चेंज सुना मैंने शायद थोड़ा बताया भी। अब जब हम लेस करेंगे तो पहले लेस चेक किया होगा, लेकिन अब वर्ड हो जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब पहले सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल खर्चे, और फिर क्या कंसीडर करेंगे, फिक्स्ड खर्चे। ओपनिंग स्टॉक अभी हमारी डिस्कशन में नहीं था। आगे बोला आपने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या क्या लिखा, क्या डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल खर्चा होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल खर्चा होता है। डायरेक्ट लेबर में अगर परमानेंट एम्प्लॉइज हो ना तो यकीन ये फिक्स भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मटेरियल और लेबर के लिए हमारी हमेशा यही असम्पशन है कि ये वेरिएबल खर्चा। तो अब हेडिंग हो जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें क्या क्या और क्या तो आएगा, लेकिन अब क्या नहीं आएगा। क्या 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 मैंने 3 दफा क्यों बोला है, इसलिए कि आप भी दफा बोलें क्या 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 तो आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा। तो क्या डायरेक्ट मटेरियल वैसे ही आएगा, कैसे 2000 into 35 डायरेक्ट लेबर into 25 2000 into 10 into 10 is equal to 20,000। अब फिक्स भी आएंगे, अब फिक्स में अगर यहाँ नहीं आएंगे तो इट मींस वी आर नॉट एब्जॉर्बिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विद इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। और अगर मैं यहीं का टोटल कर लूं तो अब मेरा इस टोटल का नाम है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कैलकुलेटर भाई मेरा टोटल बता दो 140। व्हाट इज 140 ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। आगे बढ़ा इसके क्लोजिंग स्टॉक है, अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, वही 500 है, लेकिन अब उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी। अब अगर मैं 140 लूं तो क्या इस 140 में फिक्स कॉस्ट है, और क्या इनटू 500 अगर करूं, आंसर बताइए। क्या इस 35,000 में सब कुछ है सिवाय फिक्स्ड ओवरहेड्स के। इन दोनों का डिफरेंस है, आपके पास स्टॉक कितना है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मेरे पास कितना है, फर्क बताएं। और ये वो फर्क ढूंढे, वही कौन सा ये फर्क है। अब क्या चीज इसमें एब्जॉर्ब नहीं है, क्या चीज अब इसमें एब्जॉर्ब नहीं है, तो क्या 27,500 इस केस में नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो रहा है। सिर्फ अब कौन सा खर्चा नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर होगा, जो वेरिएबल एक्सपेंस। तो यहां देखिए सॉल्व कीजिएगा 140 माइनस 30 नहीं, सॉल्व मींस मतलब सॉल्व मींस कैलकुलेट, सॉल्व का क्या मतलब है 105,000। जस्ट एक मिनट जरा बात जरा कंप्लीट करवाना। व्हाट इज 105 वेरिएबल लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब इसमें फिक्स नहीं है। अब ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि आपके पास 187,500 और मेरे पास 105,000 आ रहा है। क्या मसला इसमें, अब इसमें क्या नहीं दिया होगा। एक मिनट यहां तक आप सॉल्व करें, सॉल्व मींस कैलकुलेट करें, 2,25,000 में से 105 माइनस करें, क्या आंसर है सर। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, मेरी फिगर डिफरेंट क्यों है, आपने फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब की हुई है, मैंने एब्जॉर्ब नहीं की है, देयरफॉर डेफिनेटली अब ये वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये वो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। देयरफॉर बेटा इसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड कब होता है, जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती है। अब ये क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बात सुननी है,
इसलिए ये नई चीज आपके लिए नया वर्ड है, इसको कहते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। एंड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मींस नथिंग एक्सेप्ट ओनली सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट फिगर सुन के हम जरा यूज हो गए हैं, ये पहली दफा है, इंशाल्लाह इसको भी सुन के हम यूज हो जाएंगे। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आती कैसे है, अब यहाँ तो लिखने बाकी मेरे साथ और कंप्लीट बेटा सेम काइंडली साथ साथ चले यार, 1500 यूनिट स्टॉक में थोड़ी 1500 तो बिके। अगर आपने वर्किंग करी है तो 1500 इंटू 140 डिवाइड बाय 2000 इंटू 1500 करेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। ना करिए ऐसे, यहाँ तक जरा नोट कर लीजिए इकट्ठे। ये कुछ लाइट पीछे कम लग रही है, नहीं बटन ऑफ था। नहीं बेटा इग्नोर नहीं किया, एक मिनट अभी बात पूरी नहीं हुई, जस्ट एक मिनट। मैं चाहता तो ये था कि मैं कंप्लीट कर देता, लेकिन वो मैं सॉल्व कहता हूँ, बच्चे लिखना चाहते हैं। मैं तो यकीन माने इसलिए डरते डरते पहुंचा। मैं चाह ये रहा था कि बात पूरी हो जाए, लेकिन अभी हुई नहीं। इग्नोर की बजाय लफ्ज ये उस मुनासिब है फिलहाल कि मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया, और यहाँ कंसिडर ना करने की वजह से हमारी अमाउंट्स डिफरेंट है, देयरफॉर फिर इन अमाउंट्स का कुछ नया नाम हो रहा है। यहाँ तक ये बात, क्या उसे यकीनन कंसिडर करना चाहिए, लेकिन एज अ पीरियड कॉस्ट, वो मैंने बस बताना है कि वो कैसे कंसिडर होगा। तो जस्ट एक मिनट, आप लोगों से कुछ हजरात जो नए आए हैं, पिछला यकीनन आपने कवर करना है, लेकिन मैक्सिमम को एक हफ्ते में मैं कर लूंगा, एंड में करूंगा, मुझे आता है। इस चक्कर में ना रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी आपको पता ही आपके पास अवेलेबल है, तो जज्बाती हो तरह ये 3-4 दिन ये है, और फिर नेक्स्ट वीक मैक्सिमम, उसके बाद फिर डेफिनेटली चीजें आपको पता है बड़ी शुरू हो जाएंगी। सही है मेरा मैसेज? तो कब से, फिर कल से? नहीं अभी से इतने भी सर, आप इतने जज्बाती नहीं बच्चे, लेकिन उसे फिल्म की तरह भी नहीं देखना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। मतलब सीरियसली उसे काइंडली रिवाइज कीजिएगा, ये चीजें आपको पता है, बाद में पढ़ी भी अगर हो तो भूल गई इस वक्त आपको। हाँ ये जरूर है कि जैसे मैं याद कराता हूँ तो याद आ जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में तो कोई याद नहीं करवाएगा, वहां तो कुछ याद आनी चाहिए। तो इन दिनों में डेफिनेटली शायद अभी इतना काम नहीं है, लेकिन प्लीज एज अर्ली एज पॉसिबल सबके साथ मिल जाइएगा। ये कटे हैं याद, नोटेड नोटेड है सर? मेरी तरफ यार देख के बताएं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या क्या आता है? सर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग खर्चा दे रहे हैं। आगे बढ़े सर। देन उसके बाद सर इस स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में मैंने आपसे कहा पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पूरी करेंगे और फिर फिक्स कॉस्ट लेना है। तो क्या कोई इस पेज देखिएगा, मैंने पेज अभी दिया आप लोगों को, क्या कोई वेरिएबल खर्चा और भी है? कौन से वेरिएबल पूरे हो गए, कौन सा वेरिएबल अभी है? नॉन प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक लफ्ज। तो अब अगर मैं पहले लिखवा दूं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू 75। जस्ट एक मिनट,
अब अगर 7500 को भी मैं माइनस कर दूं तो देन द आंसर विल बी 112500 आई थिंक। सॉल्व कर देगा ऐसे ही सर। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, नेट कंट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स अभी नेट प्रॉफिट कब आएगा, जब फिक्स्ड ओवरहेड्स भी कंसीडर हो जाएंगे। लेकिन अभी अभी तक मैंने अब क्या किया, मैंने अब सारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी कर दी, ठीक है, कट हो जाएगा। तो इस स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, व्हिच मींस वेरिएबल एंड फिक्स की क्लासिफिकेशन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लासिफिकेशन किस एंगल से, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से, और मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स की क्लासिफिकेशन। ये फाइनली फिक्स कॉस्ट। अब पिछले पेज पे वापस आते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले पे। बताए फिक्स खर्चा कहाँ कहाँ है, फैक्ट्री में भी है। फिक्स प्रोडक्शन खर्चा कितना है, 110। क्या वो 110 इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट होना है, और क्या कोई फिक्स सेलिंग खर्चा भी है, वो कितना है, फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000। अब डरे बगैर नहीं कीजिएगा, जो हो रहा देखी जाएगी। नेट कंट्रीब्यूशन में से खर्चे लेस करें, बताइए प्लीज। 17,500 नेगेटिव फिगर आ रही है, बिल्कुल नहीं करना। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या वैसे अब इस आखिरी अमाउंट को प्रॉफिट या लॉस कहा जा सकता है? क्या बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस हैं वो हमने कंसिडर कर लिए हैं, चाहे उनकी प्रेजेंटेशन जरा ऊपर नीचे होगी, याद है। पहली कंक्लूजन कम से कम ये वाली ना बना लीजिएगा, अगर आपने नोट कर लिया तो बस पेन आप साइड पर रखें, बातें सुनी हो, कैलकुलेशन कुछ करनी, कैलकुलेटर बस रखें। पहली ये कंक्लूजन हरगिज नहीं है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट लाना है तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करें, और अगर लॉस लाना है तो मार्जिन कॉस्टिंग से। ये ऐसी कोई बात नहीं। हम अकाउंटेंट्स का काम प्रॉफिट लाना है या लॉस लाना है, हम अकाउंटेंट्स का ऐसा कोई काम नहीं है। हम अकाउंटेंट्स का काम ये है कि ईमानदारी से जो है वो लिख दें, एंड में प्रॉफिट आए या लॉस आए ये हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है, ये मैनेजमेंट का काम है, तो वो सोचे कि अब क्या करें। हमारा काम क्या है, ईमानदारी से ट्रू एंड फेयर पिक्चर मैनेजमेंट के सामने रखें। प्रॉफिट या लॉस का इशू नहीं है, लेकिन वाकई प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ है। आप अपनी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट सामने रखिएगा, मार्जिनल की मैं आपके सामने कर देता हूं। सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि जो आपके सामने इनकम स्टेटमेंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली, क्या उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्ट कॉस्ट बने हुए हैं या पीरियड कॉस्ट बने हुए हैं, और मेरी इस इनकम स्टेटमेंट में पीरियड कॉस्ट। आपकी और मेरी इनकम स्टेटमेंट में किस किस फिगर का डिफरेंस है, एक मिनट, क्या मेरी और आपकी सेल सेम है, और सर जी सेम है सर, मेरा आपका ओपनिंग स्टॉक सेम है, मेरा आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा सेम है, मेरा आपका डायरेक्ट लेबर का खर्चा सेम है, मेरा आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा सेम है, मेरा और आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा सेम है, यस
ऊपर नीचे हुआ। आपने कहा लिखा है, मैंने कहा लिखा है? आपने तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है, मैंने इसे फिक्स में लिखा है। प्लीज कोई फर्क नहीं है, प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हुई। आपने इसे एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है, मैंने इसे पीरियड कॉस्ट के तौर पे नीचे प्रेजेंट किया हुआ, फिक्स कॉस्ट के तौर पे नीचे प्रेजेंट किया हुआ। आगे बढ़े, क्या आपकी और मेरी स्टॉक की फिगर सेम है? सभी सेम है? नहीं है। और ये जो बाकी डिफरेंस है ना, ये खास सॉरी, ये और ये किसकी वजह से है? फिक्स कॉस्ट की प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। हो वेरिएबल सेम हमारा, सभी वेरिएबल सेम है सर, फिक्स सेम है, फिक्स सेलिंग सेम है। बाकी बेटा कैलकुलेशन जो थी ना डिफरेंट है, फिगर डिफरेंट होने से ये जो फिगर यहाँ डिफरेंट हुई है स्टॉक की, उससे कैलकुलेशन फर्क होगी, कैलकुलेशन फर्क पड़ गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरी अमाउंट से जिन फिगर्स की बेस पर अल्टीमेट कैलकुलेशन हुई है, एक और बात है, सेल सेम है, सेल सेम है सर, ओपनिंग सेम है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड सेम है, फिक्स सेम है, बाकी तो कैलकुलेशन है उसके बाद। नीचे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वेरिएबल सेम है सर, वेरिएबल सेम है, फिक्स सेलिंग सेम है, कैलकुलेशन डिफरेंट हुई है। तो वेयर इज द ओनली मेजर डिफरेंस? क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का फर्क है आपका और मेरा? 27,500। और अब अगर आप नीचे देखें प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट भी आपका और मेरा 27,500 डिफरेंट है। आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? और सर जी आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है यार? नहीं आ रहा। मेरा कितना आ रहा है? मेरा लॉस हो गया। मेरा प्रॉफिट कितने से कम है? मेरा प्रॉफिट कितने से कम है? 10,000 का प्रॉफिट अगर 17,500 के लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा प्रॉफिट 27,500 से कम हो गया। अब आखिरी चीज जो जेन में आनी हुई है, क्या कोई स्टॉक्स का प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप होता है? क्या स्टॉक्स और प्रॉफिट का आपस में कोई रिलेशनशिप होता है? इस वक्त ओपनिंग है नहीं, पहले क्लोजिंग की बहस कर लेते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा है? क्या आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है? क्या क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है? तो मेरा प्रॉफिट कितने से कम हुआ है? क्यों कम हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक के कम होने की वजह से। लेकिन एक बार आखिरी हिम्मत ना कर लें, नेक्स्ट ईयर जरा विजुलाइज करें। नेक्स्ट ईयर वैसे सोचें, अपने मुताबिक बताएं नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कितना होगा? अपने मुताबिक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बताएं, मेरे मुताबिक बताएं। क्या आपका जब ओपनिंग ज्यादा होगा तो अगले साल प्रॉफिट कम हो जाएगा? ये सिर्फ पीरियड्स का शायद फर्क आ रहा है। हमारा इस साल क्लोजिंग कम है, देयरफॉर प्रॉफिट कम है। और हमारा ये जो हमारा मीन ये जो स्क्रीन पे आपके सामने है, जब 35 ब्रॉडबैंड बनेगा एज कंपेयर्ड अगेंस्ट 62,500, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट मार्जिनल में ज्यादा होगा या अब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगा? मार्जिनल में ज्यादा होगा या अब्जॉर्प्शन में? ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट्स में सिर्फ फर्क क्यों आया है? स्टॉक्स की वजह से। ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं है, एक सेंटेंस अब नीचे लिखना फाइनली। यहाँ आपके पास मार्जिनल का आंसर है, उसके नीचे लिखो यहां तक की छोटी सी कंफ्यूजन के। प्रॉफिट्स ऑफ मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। Profits of marginal and absorption costing will be different only because of
only because of fixed production cost only because of fixed production cost within stocks of जरा सेंटेंस पीछे से पढ़े और कंप्लीट करें. Profits of marginal absorption costing will only be different because of fixed production cost within stocks of marginal costing या absorption costing within stocks. किन stocks में fixed cost है? नहीं पता, दोनों में नहीं है. खुदा के लिए क्या 35,000 में fixed cost है यार? तो किन stocks में fixed cost होती है? absorption costing वाले या marginal costing वाले? तो ये stocks में difference क्यों है? fixed production cost की वजह से, जिसकी वजह से profit different है. किन stocks में fixed production cost होती है? किन stocks में नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें product cost की बजाय period cost बन जाती है. तो वन लास्ट वर्ड बचा, पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूं. प्रॉफिट्स और मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी डिफरेंट, होंगे डिफरेंट. क्यों? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट विदिन स्टॉक्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्ट. एक वैसे ही सवाल है, पता नहीं आप कहां तक पहुंचे जरा इसलिए. फर्स्ट स्टॉक्स ही नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक. सोच के बताएं क्या प्रॉफिट सेम होगा? अगर स्टॉक्स ही नहीं है तो क्या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सारी अमाउंट इसी साल एक्सपेंस आउट हो जाती? जरा देखिए जरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला सवाल करना. फर्स्ट के स्टॉक बैठते हैं 2000 बनते 2000 बिक जाते हैं, तो क्या पूरा 2.5 लाख रुपया ही कॉस्ट ऑफ सेल होता है? सर बोला ही होता है सर. आई होप कि कुछ बात क्लियर है. तो क्या मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम आएगा? यस, अगर स्टॉक्स ना हो. लेकिन अगर स्टॉक्स हो तो किन स्टॉक्स में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होने की वजह से ये प्रॉफिट डिफरेंट हो जाता है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले स्टॉक्स में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होती क्यों है? क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्यों नहीं होती है? क्योंकि इट इज कंसीडर्ड एज अ पीरियड कॉस्ट. और क्लियर है प्लीज? कोई कंफ्यूजन? अब यहां से फिर से अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर फॉर्मेट एक नजर खुद से रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट पेज निकाल के जहां मार्जिनल कॉस्टिंग बनाया. अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सा अपने याद करना है विद द बेस्ट ऑफ टाइम में. साथ साथ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगला वर्ड लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं आगे चले प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का ब्रेकअप होगा. दैट मटेरियल एंड लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मस्ट फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक टू गेट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स. देखते रहे. और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस सेल इज इक्वल टू ग्रॉस कंट्रीब्यूशन. और अगर वेरिएबल सेलिंग एडमन भी हो तो लेस करके नेट कंट्रीब्यूशन. और फाइनली फिक्स कॉस्ट जहां मर्जी हो, फैक्ट्री में हो, हेड ऑफिस में हो, टोटल फिक्स कॉस्ट पे लेस करके नेट कंट्रीब्यूशन में से नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी. और अगर नेगेटिव फिगर हो तो नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस आ जाएगा. एक दफा कंक्लूजन दोबारा पढ़ें जरा जॉइंट के लिखिए. अब आप इससे भी पेज जो वॉल्यूम 2 में तो है, लेकिन
जरा बुक खोलिए। ये पेज नंबर 101 पे एक स्टेपल लगा लीजिए इस पेज पे, पेज 101 से पहले ये जो पेज आपके पास आया, पेज है ना, सही पेज है। क्लास पे जाते हुए बाद में कहीं स्टेपल लगा लीजिएगा, फिलहाल इस पेज को 101 पेज के पास रखना। आफ्टर दिस डिस्कशन अब आपके ज़हन में जरूर एक सवाल ये आना चाहिए कि हम पढ़ रहे थे वेरिएंस एनालिसिस, किसको याद है? और सर किसी को याद है सर? तो वेरिएंस एनालिसिस में ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बहस बीच में कहां से आ गई? अभी तक हमने जितना वेरिएंस पढ़ा है उस वेरिएंस एनालिसिस को पढ़ते हुए वी हैव अज्यूम्ड कि फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन अब यहां से ऑनवर्ड्स हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मैनेजमेंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बजाय मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है तो फिर वेरिएंस एनालिसिस में कोई चेंज तो नहीं आता। पहले हम जरा ये रिवाइज कर लें, क्या वाकई हम पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे थे? अपने पास जरा चैप्टर वेरिएंस के चैप्टर के एंड में से जरा क्वेश्चंस निकालिएगा, एक्सीडेंट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड वगैरह। जरा कई नंबर बोलते रहे, बच्चे भी ढूंढ रहे। 146 चैप्टर के एंड में थे। एक्सीडेंट लिमिटेड किसके साथ होते हैं? सोशल डिस्टेंस रखते। एक्सीडेंट लिमिटेड का सभी डेटा देखें, पेज नंबर 146 एंड है सर। 75 देखें, गौर से देखें कि 75 के अंदर आपको सब कुछ के साथ साथ 6.5 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो क्या फिर स्क्रीन देखें, टोटल यहां कहीं होना चाहिए 6.5 से पहले पहले। लेकिन अभी हमने जब वर्किंग की है तो हमने फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी पर यूनिट कंसिडर करके अपनी वर्किंग की है। एक क्वेश्चन और देखें, बल्कि एक दो और देखें। ये क्वेश्चन अपने घर से किया था, अगर आपको याद है, जो पिछला पेज है इससे, पेज नंबर 145 मुंगेजर के नाम से क्वेश्चन था, एक पेज पीछे 75 देखें गौर से, 77 सॉरी, क्या 77 में भी 5 नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? क्या 5 है? क्या 5 है? देन उसके बाद एक एबीसी लिमिटेड होने एक पेज आगे, इसमें भी सभी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। और अगर आपको याद आ रहे तो यहाँ टोटल हुआ हुआ है, स्क्रीन देखा आपको याद आ जाएगा, ये 125 नजर आ रहा है, या आपने भी शायद टोटल किया साइड साइड पे, इनका सम कर रहा है 125 प्लस 200 प्लस 25 प्लस 10, व्हाट इज 385? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, उसमें 10 आ रहा है। अगर ये 10 निकाल दें 375 कर लें तो इट इज पर यूनिट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कॉस्ट। तो अभी तक हम कर रहे थे उसमें क्या कंसीडर कर रहे थे कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी पर यूनिट टोटल कॉस्ट में ऐड हो रही थी। इट मींस वी वर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम टू कैलकुलेट द वेरिएंसेस। अब रजिस्टर में यहाँ पे निकालना, और एक कैंडी हेडिंग लिखें, वेरिएंस एनालिसिस इफ marginal costing system is used.
शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बताएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब? यही बड़ा बात है, बाकी सब वो ठीक है, प्रेजेंटेशन उसकी जो भी हो तो इंशाल्लाह विद द बेस्ट ऑफ टाइम आप साथ साथ करके कुछ याद कर लेंगे। द ओनली डिफरेंस इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज ट्रीटेड एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट, और यहाँ मार्जिन, और यहाँ मार्जिनल में पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अब बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओके, ना लिखा हो तब भी अज्यूम कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि कंपनी इज यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, तो देन फिर ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है सर, तो हम क्या डिस्कस करने लगे कि अगर हमारा क्वेश्चन से कि कंपनी हैज अडॉप्टेड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, तो देन फिर हम वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि इंशाल्लाह जब मैं बात कंप्लीट करूंगा तो आप यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। तरीका ये है कि जो वेरिएंस हमने पढ़े हैं वो हम जरा जहन में रख के रिवाइज करने लगे। स्टार्टिंग वेरिएंसेस कौन से? स्टार्टिंग 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 सेल वेरिएंसेस। सेल वेरिएंसेस का ब्रेकअप बोलो। अभी लिखने की जरूरत है, पहले बात भी सुनना है। फॉर्मूले में है प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला बता। रेट्स कंपेयर होंगे सर, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट्स माइनस एक्चुअल रेट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। टिक का मतलब नो चेंज। ऑपोजिट फॉर्मूला और सभी नाम ही बोल दें यार। वॉल्यूम का फॉर्मूला मल्टी क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड था। And there is no concept of calculating gross profit in case of marginal costing. So what is the first change? Multi quantity sold minus actual quantity sold, लेकिन यहाँ multiplied by standard gross contribution per unit। मेरी तरफ देखते रहिए जरा, बताएं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या करेंगे? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, आगे लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और क्या नहीं लेंगे? तो ये तीनों को प्लस करके पर यूनिट लेस करके इंशाल्लाह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज? सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। तो जैसे देन उसके बाद मटेरियल, मटेरियल वेरिएंस में टोटल वेरिएंस है, मटेरियल टोटल ब्रेकअप होना प्राइस या रेट, प्राइस ठीक है। आगे यूजेज क्वांटिटी वेरिएंस, फिर मिक्स यील्ड वेरिएंस देना है, किसका ब्रेकअप हो? यूजेज का। अल्हम्दुलिल्लाह नो चेंज, नो चेंज एनीवेयर, नो चेंज एनीवेयर। अगला वेरिएंस, अगला वेरिएंस लेबर का ब्रेकअप, प्राइस का रेट, एफिशिएंसी, कभी कभी बीच में आइडल, आइडल टाइम, नो चेंज। वेरिएबल ओवरहेड्स के नाम वाला, अच्छा इसमें टोटल मैंने नहीं भी मेंशन करा, टोटल रिमेन्स है, यहाँ चेंज आएगा वो बताता हूँ। वेरिएबल टोटल, आगे एक्सपेंडिचर, दूसरा एफिशिएंसी, कभी कभी आइडल, यहाँ नहीं। एफिशिएंसी का ब्रेकअप कोई फर्दर ब्रेकअप नहीं, नो चेंज। चेंज कहाँ आएगा? जहां की बहस हुई है, तो ये बहुत सा सुनना था। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस, फार्मूला 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 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर अगेंस्ट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर्ड अगेंस्ट अप्लाइड
रजिस्टर खोले पिछले पेजेस पे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला सफा निकालें जो अभी इनकम स्टेटमेंट बनाइए। रजिस्टर सर वो सर यकीन मानिए क्या, अब्जॉर्प्शन वाला सफा। Is there any concept of applied in case of absorption costing? What is the formula to calculate applied? Actual production into standard rate. 1,10,000 की वर्किंग देखा था ब्रैकेट में। What was actual production? What was rate? 55. क्या absorption का कोई concept है absorption costing में? क्या अप्लाइड एब्जॉर्प्शन का कोई कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? अगला पेज निकाले मार्जिनल वाला, यहां भी तो अप्लाइड होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड और अब्सॉर्ब्ड इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इट मींस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग एनी टोटल वेरिएंस। क्या ना होने की वजह से अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो किस में कौन सा वेरिएंस ही नहीं है? मार्जिनल में टोटल वेरिएंस। अब फुल करके आपने आगे बताना, इसका ब्रेकअप बोला, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बोला, और ना करें यार तो प्लीज है बजटेड कंपेयर अगेंस्ट एक्चुअल। बजट इज अनदर नेम ऑफ अप्लाइड। शुक्र है, यस यार, बजटेड मींस एक्सपेंस सोचा क्या था, एक्चुअल मींस वो क्या गया, ये प्लीज अप्लाइड सेम नहीं, अप्लाइड के जो चार्ज हुआ सब चार्ज, तो बजट इज नॉट अनदर नेम ऑफ अप्लाइड। तो यहां इस फॉर्मूले में अप्लाइड नहीं है, देयरफॉर ये एज इट इज कैलकुलेट होगा। ऑपोजिट साइड पे वॉल्यूम का फॉर्मूला बोला, बजटेड कंपेयर अगेंस्ट अप्लाइड, क्या यहां फिर अप्लाइड है, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी गया, और ये भी गया, इसका ब्रेकअप गया। कौन सा इसका ब्रेकअप? कैपेसिटी एफिशिएंसी। तो देयरफॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स में सिर्फ एक कौन सा रह गया, और वो एज इट इज है। तो कहां कहां चेंज है? सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, और मेजर चेंज कहां है? फिक्स प्रोडक्शन और फिक्स ओवरहेड्स में टोटल नहीं है, ब्रेकअप में सिर्फ एक्सपेंडिचर है, वॉल्यूम ना होने की वजह से वॉल्यूम का भी ब्रेकअप है। ठीक है सर, तो ऑब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग अब आपके सामने मैं कर देता हूं। मेरा ख्याल है कि आप जहां काट रहा हूं मैं या जहां चेंज है बस उसको देख के जिससे हम लिखना है, ज्यादा छोटा दे पहले ऊपर वाला लिखना। यहाँ पे नीचे लेबर फिर बाकी नीचे कर दो, बिस्मिल्लाह। हमने दुआ पढ़ी तो साथ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर? हमारा क्या लेके गए मुझे बता दो, मैं भी इतनी दूर से पर्सनल बच्चों से पार्टी का हो गया डिसाइड सर, जो नहीं था कल अब उसको नहीं था, क्या करते ना करते बच्चे तो कल पूछ चुके हैं, आप किस बच्चे की बात कर? हम ऐसा करेंगे जो पास हुए उनसे लेके, जो बेचारे मेरी जैसे रह गए जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए या जिन्होंने बेचारों ने दिए रह गए, उनको फिर यार अपनी खुशी में शामिल करेंगे। पढ़ाई की बात के अलावा अगर कोई बात हो रही हो, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर तरफ आवाजें चहचहाहट है, मैं शुरू होता हूँ तो सब कुछ गायब हो जाता है, सांसें तक रुक जाती हैं, कितने फंस गए मौला। आज फिर
बारह सर, ये गेम बहुत ज्यादा सीरियस है सर। ये जितना पढ़ लो उतना ही कम है। और का पेपर ऐसे आता है कि लगता है कुछ नहीं पढ़ा हुआ। नहीं, सीधी सी बात नहीं है, आपको नहीं अंदाजा। ये डब्बे तक हो गए, ये सेल तक लिखे ना, उसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते मटेरियल तक। There is no concept of applied fixed overheads in case of marginal. So the only fixed overhead variance calculated is fixed overheads expenditure variance as it is. तो शायद एक ही फॉर्मूला में कुछ चेंज, अगर चेंज के एंगल से सोचा था। आप जैकेट जेल वाला पेज तो नहीं है हैंड में देखो। मैं बड़ा इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन ना पार्ट टाइम ही रहा, कल इंशाल्लाह इसका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैक एंड जेल का पेज नंबर बताइए। देखते जरा जैन बनाएंगे, कभी किए ये सवाल आप लोग? इस तरह गिरेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करेगा, पेज नंबर बताएंगे। दिखाए मैं 126 कह रहे हैं, देखिएगा 126 सही लगा। पेज 126 इसको कहने का रिवाइज कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना था, एमजीएच एमजी सॉरी एमजीएल, ये जरा होमवर्क रखें। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर बताइए। 126 है ना पेज, 126 पे जैक एंड जिल पहले रिवाइज करना है जाके, मेरा मैसेज समझ आ रहा है। और फिर 130 पेज पे एनजीएल के नाम से क्वेश्चन है, ये मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 से, ओनली डिफरेंस इज फर्स्ट लाइन पढ़े जरा एनजीएल की। रिक्वायरमेंट पढ़े, मटेरियल में कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे? हिम्मत 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 हिम्मत, प्राइस एंड यूजेज, लेबर, efficiency, overhead variances, overhead variances, वेरिएबल के कौन से दो और फिक्स के कौन से 5, सिर्फ कौन सा एक, सिर्फ एक्सपेंडिचर 3 हो जाएंगे ओवरहेड वेरिएंसेस में, 2 वेरिएबल के, और सिर्फ एक कौन सा, एक क्यों, मार्जिनल कॉस्टिंग है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मुझे फार्मूला सुना दो जरा। बजटेड और एक्चुअल नॉट अप्लाइड, इसने मैक्सिमम हो जाएगा अगर आपने ट्राई किया। और एक फिर नई चीज है वो फिर मैं रिलेट करता हूँ पीछे से, सिर्फ एक ही चीज थोड़ा सा आना है। प्लीज कौन सा रिवाइज करके कौन सा करेंगे? 130 माय डियर सुहेल, 126 वाले सफे पे रिवाइज करके 130 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज। आप लोग सभी अपने शुरू करेंगे। सर वेरिएंस के एक्चुअल है, बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यारो भी ले लो।
मोटा मोटा रिवाइज कर लो। और टॉपिक का स्टार्ट रिवाइज करके सब कुछ रिवाइज करके फिर अपने सवाल करते रहो जितना करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर FI2 मेरी 46 पे फेल हो गई है सर। तो सर इसकी क्या मतलब किस तरह मतलब तैयारी करूं मैं इसकी दोबारा से? देखिए तो नहीं मतलब कि दोबारा से सारे वही क्वेश्चन करूं जो आपने करवाए हैं उसके मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करनी टर्म्स पड़ेगी, ऑफ के सारे करनी तो पड़ेगी।